हाँ जी, अब बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है, सबको आवाज भी आ रही है। जी, ठीक हो गया। जी, आज हम टॉपिक अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कल के लिए माजरत कि कल सिग्नल्स का यहाँ पे इशू था, तो उस वजह से क्लास 8 बजे नहीं हो पाई। अब इसका ये होगा कि हम आज देखते हैं कि आज सिग्नल्स की क्या सिचुएशन होती है। अगर सिग्नल की सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर ऐसे होगा कि ये जो मुहर्रम के आशूरा के 5 4 4 5 दिन है, 6 दिन है, इसकी जो क्लास है ये फिर इसी टाइम पे होगी, सुबह 10 बजे हुआ करेगी। ठीक है। अगर इन केस वहाँ पे सिग्नल्स का इशू उस टाइम पे नहीं होता तो फिर हम क्लास रखेंगे। और अगर सिग्नल्स का यहाँ फिर इशू होता है तो फिर क्या होगा, इसी टाइम पे क्लास होगी। तो ठीक है, ये जो बात मैंने आपको बताई सबको पहुंच गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सर आवाज आ रही है। ये नेटवर्क इशू तो रहना ही रहना है, तो फिर मुहर्रम वाले दिनों में इसी टाइम रखना है आप। जी जी, ये क्योंकि ना बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा इलाका ज़रा सेंसिटिव है ना इस हवाले से, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल सर। जी, तो ऐसे ही है। मैं ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम कोशिश करेंगे रात 8 बजे। हाँ, लेकिन ये इशू ये भी है कि 8 बजे मजालिस होती हैं तो लोगों ने जाना भी होता है, तो ये प्रॉब्लम ही होती है। तो ठीक है दरिया मुझे। खान में रात को ही होती है मजालिस मोस्टली, तो फिर उस टाइम नेटवर्क का इशू रहना ही रहना है। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है, फिर हम मैं बता देता हूँ जी। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। मुहर्रम के जो दिन है ना, हम क्लास 10 बजे ही रखेंगे, इसी तरह सुबह अभी जो स्टार्ट हुई है। और 10 से लेकर 11:30 तक हम क्लास रखेंगे। और ये जब आशूरा के दिन गुजर जाएंगे फिर वही टाइम बहाल हो जाएगी। ठीक है, तो किसी को एतराज तो नहीं है टाइमिंग में? अब चैट में बता दें सारे। जी, 9 10 मुहर्रम को तो ऑब्वियसली नहीं होगी, वो तो वैसे भी क्लास नहीं होगी। वो जो क्लासेस होंगी वो हम उसको फिर आगे एडजस्ट करेंगे। जी ठीक है। जी, अब इश्यूज है ना, शेख साहब, नहीं कर सकते ना हम, रात का इशू है, हम इधर ही क्लास ना मैनेज हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है। तो कोशिश करें कि सारे इसमें पार्टिसिपेट कर लें। अगर कोई नहीं कर सकेगा तो फिर उसको मैं रिकॉर्डिंग्स का लिंक भेज दूंगा, यही कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि तमाम लोग कोशिश करें कि क्लास लें। और बाकी लाजमी बात है कि मैनेज करना पड़ता है इसको। जी ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है ना कंफर्टेबल है, तो ठीक है, कल इंशाल्लाह 10 बजे क्लास होगी। बाकी जिनका इशू है तो वो मुझे पर्सनली बता देंगे, अपना इशू बता देंगे। अगर उनका इशू वैलिड होता है, रीजनेबल है, तो उनको मैं रिकॉर्डिंग्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई वैसे कहे कि कोई इशू भी नहीं है और वैसे अपनी कंफर्ट के लिए, तो वो ज़रा मुनासिब नहीं है। तो ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरी बात क्लियर होगी आप सबको? कल से क्लास आशूरा के जो दिन में जो क्लासेज है वो सुबह 10 बजे हुआ करेगी, और जैसे आशूरा के दिन खत्म होंगे फिर क्लास हमारी दोबारा 8 बजे होगी। और जहाँ पे किसी भी दिन फॉर एग्जाम्पल 10 बजे भी सिग्नल नहीं होते या ना 9 10 मुहर्रम होता है, तो जो क्लास मिस होगी तो ये आपने जहन में रखना है, उसकी मेकअप क्लास जरूर होगी। ठीक हो गया। ये बात क्लियर हो गई है? अगर ये क्लियर हो गई तो हम अपने चलते हैं टॉपिक पे। जी, काइंडली कंफर्म कर दें कि जो बात थी, वो अनाउंसमेंट थी, वो क्लियर हो गई सबको? जी ठीक हो गया, जजाकल्ला। जी ठीक है जी, हम अपना टॉपिक पे आते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, अब ये टॉपिक है हमारा। अब वो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस नंबर्स की एक वो अरेंजमेंट है, नंबर्स की वो अरेंजमेंट है जिनमें नंबर्स में एक पैटर्न पाया जाए। तो आप कह सकते हैं नंबर्स की वो अरेंजमेंट जिसमें एक पैटर्न पाया जाए। पैटर्न का मतलब क्या है? पैटर्न पाया जाए, पैटर्न का मतलब होता है रब्त। पैटर्न का मतलब होता है कनेक्टिविटी।
पैटर्न का मतलब होता है लॉजिक। पैटर्न का मतलब ये होता है एक उसमें सीक्वेंस आप इसको कह सकते हैं। तो जो सेट ऑफ नंबर्स के दरमियान एक रब्त, एक कनेक्टिविटी पाई जाए, हम उसको कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है। और उसी सीक्वेंस से बनती है सीरीज। अगर उसी सीक्वेंस के अंदर कोई हमारे ऑपरेटर, यानी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अगर सीक्वेंस के अंदर ये चीज शामिल हो जाए, ये ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अगर शामिल हो जाएं, तो वो बन जाती है सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस क्या बताया, नंबर्स का वो अरेंजमेंट जिसके अंदर एक पैटर्न पाया जाए नंबर में। पैटर्न मतलब रब्त पाया जाए, कोई कनेक्टिविटी हो नंबर्स के दरमियान, हर आने वाला नंबर पिछले नंबर के साथ रिलेटेड हो, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। और अगर सीक्वेंस के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिए जाए, हम इसको कहते हैं सीरीज। तो ये इस बेसिक जो इसका बिल्कुल लेमैन कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल रखता हूँ कि क्या सीक्वेंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रखता हूँ, सेट ऑफ नंबर रखता हूँ, एक डाटा रखता हूँ, 1 2 3 4। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस जगह पे क्या आएगा, तो आप बताएं क्या आएगा, चैट में जरा बताएं। डैश जो मैंने बनाई है इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, 5 6 7 5। अब आपने कैसे बताया, आपने इस डाटा को देखा, आपने इस डाटा को देखा, और इस डाटा के अंदर आपने एक लॉजिक देखी, एक पैटर्न देखा, एक सेंस देखी। वो ये थी कि हर आने वाला जो नंबर है, हर आने वाला जो नंबर है वो पहले नंबर से एक बड़ा है, यानी कि +1 है। टू, 1 को मैं 1 के साथ करूंगा तो 1 + 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 के फिर +1 करूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर +1 करूंगा तो एक पैटर्न हमें देखने को नजर आया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स का ग्रुप जिसमें एक पैटर्न पाया जाए, जिसमें एक तरतीब पाई जाए, जिसमें एक रब्त पाया जाए, जिसमें एक लॉजिक पाई जाए, हम उसको कहते हैं सीक्वेंस। तो मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 1 + 2 + 3 + 4, अब ये सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस तो बन गया क्योंकि इसमें एक रब्त है। अब सीक्वेंस के बाद इसमें एक बेसिक जो है ना ऑपरेटर इस्तेमाल हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सीरीज। ठीक हो गया। तो सीक्वेंस और सीरीज, ये दो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट टू में इसका क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने क्या करना होता है, हमें ये एक सेट ऑफ सीक्वेंस दिया होता है, जैसे आपको बताता हूँ, ये 3 6 8 फॉर एग्जाम्पल 3 6 9 9 15, इस तरह का कि आपको सीक्वेंस दिया होता है और बताया, पूछा गया होता है कि ये डैश में क्या आएगा। यानी उन्होंने देखना होता है कि वो बताया होता है खुद कि ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस है तो इसका मतलब इसमें कोई लॉजिक तो होगी, कोई पैटर्न तो होगा। ठीक है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि इस सीक्वेंस में आप जो मिसिंग एरिया है, जो मिसिंग डॉट है, वो फाइंड आउट करें। तो वो आप मिसिंग एरिया को फाइंड आउट कर देते हैं। तो बताएं जी इस डैश में क्या आएगा, 3 6 9 - 15 में क्या आएगा, चैट में बताएं जरा। 12 आएगा। देखें, आप सबको पता चल गया 12 आएगा जी, सही बता रहे हैं आप। इस तरह बता रहे हैं कि आप देखें, आप इसमें एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं। आप कहते हैं कि 3 के अंदर मैंने 3 प्लस किया तो 6 बन गया, 6 के अंदर मैंने 3 प्लस किया तो 9 बन गया, फिर यहाँ पे 3 प्लस करूंगा तो ये नंबर बन जाएगा, फिर इस नंबर में 3 प्लस करूंगा तो ये नंबर। तो आपने वो पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, उस पैटर्न की बेस पे आपने ट्रेस आउट कर लिया। अब ये इसको कहते हैं सीक्वेंस। और एक ऐसा फॉर एग्जाम्पल आ जाए, नंबर आ जाए, ठीक है, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स आ जाएं जिसमें कोई पैटर्न ना हो, कोई रब्त ना हो सकता है ना, कोई रब्त ना हो, तो हम क्या उसको सीक्वेंस कहेंगे, यस और नो में बताएं। क्या उसको सीक्वेंस कहेंगे जिसमें कोई रब्त ना हो, कोई लॉजिक ना हो, कोई सेंस ना हो, उसको हम सीक्वेंस कहेंगे, यस और नो? नो, सर्टेनली नो, कभी नहीं कहेंगे। हम उसी को सीक्वेंस कहेंगे जिसके अंदर एक रब्त होगा, जिसके अंदर एक कनेक्टिविटी होगी। ठीक हो गया। तो आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो हमेशा सीक्वेंस के आते हैं, और इसका मतलब उनमें लाजमी कोई ना कोई पैटर्न होता है। अब इसी पैटर्न की बेस पे हमने सीक्वेंस को ना कुछ मोटी मोटी कैटेगरीज बनाई है।
जो मशहूर कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी हम इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, या इसको ज्यादा अगर उसकी जुबान में कहें ना, मैथ की जुबान में, तो कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को अभी समझ लें कि सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक और है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक और है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। ये तीन किस्म की बुनियादी बड़ी बड़ी सीक्वेंस इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो इन तीनों से मिलकर बनी हैं। ये तीन तीन जो सीक्वेंसेस हैं ये अम्ब्रेला का काम होती हैं, बाकी इसी में से ही डिराइव होती हैं। ठीक हो गया। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस ये आता है, इसमें ये होता है जो हमने पहली दो एग्जांपल्स की हैं, कि हर आने वाला नंबर पिछले में कुछ जमा या नफी करके आए। हर जो आगे आने वाला नंबर है ना, वो पिछले नंबर में आप कुछ जमा करते हैं या माइनस करते हैं, तो जो आपके पास सीक्वेंस बनती है उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं इसकी मिसाल दूं, मैं कहता हूँ 1 2 3 कैरी ऑन। अब देखिए ये 2 कैसे आया, 1 में 1 ऐड किया, फिर 2 में, तो अभी देखें हर आने वाला जो नंबर है ना, वो पिछले नंबर में 1 ऐड करने से आ रहा है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है हम इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसकी और मिसाल भी हो सकती हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है, देखिए जरा, 100 95 90, ये भी सीक्वेंस है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर आने वाला नंबर पिछले नंबर में से 5 माइनस करके आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 100 - 5 95, 95 -5 90, इस तरीके से। तो मैंने क्या बताया, हर आने वाला नंबर पिछले नंबर में कुछ जमा या नफी करके वजूद में आए, हम उसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक हो गया। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस को थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है ना, जो अरिथमेटिक हमारा प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ही बात है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हर आने वाला नंबर पिछले नंबर में कुछ प्लस माइनस करके आता है। तो जब आप ये देख लें, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, आपने ये देखा तो ये आपने कहा कि जी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। कैसे कि 3 नंबर था, 3 में 3 जमा किया तो 6 बन गया, 6 में 3 जमा किया तो 9 बन गया, ऐसे जमा करते 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 आ रहा है। अब यहां से हम कुछ टर्म्स निकालते हैं। टर्म्स ऐसे निकालते हैं, मैं कहता हूं कि जब अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा तो इस सीक्वेंस में एक कॉमन डिफरेंस होगा, एक डिफरेंस होगा जो कॉमन होगा। अब हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, और वो हमेशा सेम रहेगा। जैसा देखें, मैं इसी सीक्वेंस को बढ़ा देता हूं। देखें, 6 में से 3 3 माइनस करें कितना आता है, 3 आता है। अगली टर्म में से पिछली को माइनस किया, 3 आया, ठीक है। फिर आगे चले जाएं, 9 में से 6 को माइनस किया कितना आया, 3 आया। 12 में से 9 को जमा किया, 3 आया। 15 में से 12 को जमा किया, 3। तो हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को जब अगर माइनस करते हैं तो जो नंबर आता है हम उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस है कॉमन इस वजह से कि सारी सीक्वेंस के लिए ये एक ही है, तो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस सीक्वेंस के केस में आपको पता ही है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। कोई भी दो टर्म्स आपस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से निकाल सकते हैं, तो ये उसका होता है कॉमन डिफरेंस। ये बात आपने समझ में आ गई। इसके बाद जनाब इसकी एक होती है nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है? nth टर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी टर्म, जैसे मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं इसमें जो 15 है ये कौन सी टर्म है? आप कहेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आप कहेंगे A5, यानी ए सीक्वेंस को हम नाम दे दिया, और इसकी जो पांचवी टर्म है वो क्या है, 15 है। मैं आपको कहता हूं कि A1 क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वो क्या है, वो है 3। nth टर्म क्या है, कोई भी टर्म है। nth टर्म इस सीक्वेंस के लिए क्या है? nth टर्म, मैं इसका जनरल फार्मूला लिखता हूं। मैं कहता हूं कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो nth टर्म है, मैं इसको कहूंगा an इज इक्वल टू A1 प्लस A1 माइनस डी। ठीक हो गया, A1 माइनस डी इंटू एन। ठीक हो गया, ये एक मैंने जनरल फार्मूला बता दिया। अब ये एन का क्या मतलब है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये मैं अभी अभी आपको बताता हूँ। तो मुझे यहां तक ये क्लियर कर दें कि अभी तक जो मैं अरिथमेटिक की बेसिक्स बताई है इसकी आपको समझ में आई है कि नहीं समझ आई?
बताएं, सारे मुझे बताएं, ताकि हम इसको मजीद कैरी ऑन करते हैं। जी गुड, हो गया, सबको समझ आ गई। ठीक है, अभी जरा देखें इसको, मैं मजीद कैरी करता हूँ। अभी तक मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में आपको बताया कि इसमें जनाब ये है कि उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। आपको बताया इसमें A1 टर्म, A2, अब nth टर्म की मैं आपको बता रहा था। अब मिसाल के तौर मेरे पास एक सीक्वेंस है, 5, 10, 15, 20, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसकी nth टर्म एक जनरलाइज फार्मूला है, मैं इसको कहता हूँ nth टर्म क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू क्या है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये है जनाब जनरलाइज फार्मूला, ये है जनरलाइज। पहले मैंने शायद उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। ये है इसका जनरलाइज फार्मूला nth टर्म का, ए एन इज इक्वल टू A1 n-1 इंटू डी। अब ये क्या बता रहा है, ये असल में आपको ये बता रहा है कि अब ये देखिए, इसको, इस फार्मूले को जरा देखिए कैसे है ये कौन सी टर्म है, A2, ये कौन सी टर्म है, A1, ये कौन सी टर्म है, A3, ये कौन सी टर्म है, A4। तो अगर आप गौर करें तो A4 कैसे आई है, मैं कह सकता हूं A4 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। जरा देखें, मैं इस फार्मूले को यूज करता हूँ, ये मेरे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू A1 n-1 डी। अब इसमें जो n है ना, ये है कौन सी टर्म आप ले रहे हैं, पहली ले रहे हैं, दूसरी ले रहे हैं, चौथी ले रहे हैं, पांचवी ले रहे हैं, 10वीं ले रहे हैं। A1 क्या है, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म A1। n क्या है, जोन सी आप ले रहे हैं, जोन सी आप ले रहे हैं। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी देखिए ये सीक्वेंस आपके सामने आ गया, 5, 10, 15 और 20। मैं कहता हूं कि इस सीक्वेंस की ना आप मुझे चौथी टर्म बताएं, ये निकाल के दें इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। कैसे करेंगे, देखिए जी, आपको कि मैंने nth का प्रोडक्ट, अगर फोर्थ निकालिए तो यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह 4 आएगा। आगे क्या आएगा, A1, A1 क्या है, सीक्वेंस की पहली टर्म, इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है, 5। आगे है n। ठीक है, अब n क्या है, जो आप इसमें टर्म ले रहे हैं, आप कौन सी टर्म ले रहे हैं, यहाँ पे 4 लगाया ना आपने, आप चौथी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 4, 4-1। डी, डी क्या निकाला था आपने, 5, 10, 15, 20, इसका डी क्या है, अगली टर्म में से पिछली को निकालेंगे तो 5 आता है, ये 5 इसका डिफरेंस है। ठीक हो गया, आप इसमें जरा कर लें। ठीक है, 5 प्लस 4 में से 1, 3, मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। यहाँ पे वो जो फार्मूला था उस वाला प्रेसिडेंस वाला, बोर्ड मैच, तो पहले प्लस होगा या डिवीजन, ये मल्टीप्लीकेशन होगी, तुम्हें पता है मल्टीप्लीकेशन होगी। 5 3 15, 15 जमा 5 20। A4 टर्म क्या निकली, 20। तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी तो 20 है। तो इस फार्मूले के जरिए आपने उसकी एक टर्म निकाली। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला है, ये जोन सी टर्म किसी भी सीक्वेंस की निकालनी हो, अगर वो अरिथमेटिक हो, तो आप इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक सीक्वेंस लेकर आता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एक सीक्वेंस है जो कि है इस तरह, 10, 15, 20 चलता जा रहा है। मैं आपको कहता हूँ कि आप ना मुझे इसकी 100वीं टर्म बताएं। अब आप तो अगर वैसे जो जो आपका लिखने का तरीका है वो क्या है, आप कहेंगे पहले 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25, फिर 30, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर गिनेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो आप तो फिर सारे पेपर में यही करते रहेंगे, लेकिन आपने ये काम कभी भी नहीं करना। तो इस परेशानी से आपको बचाने के लिए nth फार्मूला आपको मैथ ने दे दिया, और उसने कहा nth फार्मूला क्या होता है, ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी अरिथमेटिक, आप सबसे पहले चेक करें कि ये सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस है, बिल्कुल है। कौन सी टर्म निकालनी है, 100वीं निकालनी है। तो क्या क्या निकालना है, A100 निकालना है, n की जगह 100 पुट कर दें। A1 क्या है जी, 10 है। n क्या है, आपने 100 निकालना है तो 100 आ गया यहाँ पे।
-1। डी क्या है निकालें, 10 के बाद 15 है, 15 का यानी कि 5 है। 110 + 99 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 99 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 9×5 = 45, 5 4 गया असल, 9×5 = 45 और 4 49, 495। 495 में 10 जमा कर दें, कितना आता है? 505 आता है ना। तो 505 जो है ना, ये इसकी सवी टर्म होगी। बताएं जी, nth टर्म फार्मूले की आपको समझ में आई है कि नहीं समझ आई? जी सन्ना खालिद, आपने सही बताया। बाकी को समझ में आई है कि नहीं समझ आई? जी ठीक हो गया। अब ये, जी जी ठीक हो गया। अब ये जनाब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक मैंने एन टर्म का आपको फार्मूला बताया। इस तरीके से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी जोन सी भी टर्म है आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा, आपके पेपर में एक तो अरिथमेटिक और दूसरा सीक्वेंस के डिफरेंट किस्म के सवाल आ सकते हैं। सीक्वेंस का बेसिक सवाल किस तरह के आ सकते हैं जो मैंने पहले आपको तारुफ कराया। फॉर एग्जाम्पल सवाल है 5 7 9 11, अगला नंबर क्या होगा। तो आप इस तरह का जब सीक्वेंस का एक सवाल आ जाए तो आपने उसमें पैटर्न देखना है। या तो अगला नंबर उसके साथ प्लस करके आ रहा होगा, या मल्टीप्लाई करके भी आ सकता होता है। कैसे? मैं कहता हूँ एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 2, 10, 50। आप मुझे बताएं जरा, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा? इस पैटर्न को देख के जरा स्टडी करके बताएं। इस तरह का सवाल भी आ सकता है, कुछ भी उनमें पैटर्न हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। जरा ये देख के बताएं इसमें क्या नंबर आएगा डैश की जगह। जी बिल्कुल 2500 आएगा। क्यों? आपने देखा पहली टर्म को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 बना। फिर उसको जनाब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 बना। फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आता है ये 5 0 0 5 5 25, 25 250 तरह था। तो उस पर गलती में टर्म लिखी। फिर इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आएगी। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस चलता जा रहा है, और वो सीक्वेंस ही चलता जा रहा है। तो आपने इस सीक्वेंस को ट्रेस आउट करना है। इस तरह के सवाल डिफरेंट किस्म के आते हैं। अभी आपके सामने एक और मैं सवाल रखता हूँ। एक सवाल है, बताएं यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। लॉजिक भी बताएं, सारे बताएं। सबको समझ आ रही है या सिर्फ शेख साहब को समझ आ रही है? क्या नंबर आएगा इस डैश में? बताएं जी सारे। स्क्वायर है, स्क्वायर लेना है। बाकी किसी को समझ नहीं आई? शेख जुनेद कबीर खान के अलावा इस डैश में क्या आएगा? जी बाकी जी, जी बस सही बता रहे हैं, समझ आ गया आपको। देखें अब इसमें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि 1 का यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे 2 का स्केयर है, यहाँ पे 3 का स्केयर है, यहाँ पे 4 का स्केयर है, यहाँ 5 का स्केयर है, यहाँ पे 6 का स्केयर है, और यहाँ पे 7 का स्केयर है। तो ये जो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर का सेट है, उसका स्केयर 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 चलते जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये क्लियर हुआ है सबको आपको? इस तरह के सवाल अक्सर ये आप इंटेलिजेंस के पेपर देते हैं, या किसी ने एयरफोर्स के आप में से पेपर दिए हो, या आर्मी के पेपर दिए, उस तरह के सवाल आते हैं सीक्वेंस सीरीज के। जी ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म की, अब ये सवाल मुख्तलिफ किस्म के सवाल आ जाते हैं, इसमें प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस जैसे आप करते जाते हैं तो आसानी हो जाती है। एक और आपके सामने सवाल रखता हूँ। सवाल ये है, बताएं जी इस जगह पे क्या नंबर आएगा।
जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है डैश का बताएं, डैश में क्या आएगा, बाकी सारे बताएं। सबको समझ आइए कि ये जो, हाँ जी, गुड हो गया। आप खुद देख रहे हैं ना, आपको पता चल गया कि ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर आएगा। वेरी गुड। तो चीजें आपको समझ में आ गई। इस तरह के सीक्वेंस और डिफरेंट किस्म के सवाल आ जाते हैं। तो आपको मैंने अभी तक क्या बताया, सीक्वेंस सीरीज का फर्क बताया, फिर आपको बताया कि सीक्वेंस में किस तरह का पैटर्न होता है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताई। ठीक हो गया। nth टर्म का भी आपको मैंने बता दिया, कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं। अब उसके बाद दूसरी जो प्रोग्रेशन है ना, हम उस पर चलते हैं, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसमें ये होता है, अरिथमेटिक में क्या था, हर आने वाला नंबर पिछले नंबर में प्लस या माइनस होके आया था। इसमें क्या होगा, हर आने वाला नंबर पिछले में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आएगा। तो ये जो प्रोग्रेशन बनती है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, मैं कहता हूं, अब ये देखिए, इस प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, इसमें जो पहली टर्म है ना, इस पहली टर्म ने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, पहली टर्म अपने साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले 2 के साथ किया, आंसर 4 है। 4 ने क्या किया, पिछले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 बन गया। ठीक हो गया। नहीं, इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई 2 हुआ ये। ऐसे इसको देखें, मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। तो देखें, हर आने वाला जो नंबर है वो पिछले नंबर में एक नंबर मल्टीप्लाई करके आ रहा है, डिवाइड करके भी आ सकता है। तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन होती है उसको अरिथमेटिक नहीं कहते, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसमें हमने क्या किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगले नंबर में से पिछले को माइनस किया था तो हमें कॉमन डिफरेंस मिला था। इसमें क्या करना है, इसमें आपने हर अगले नंबर को पिछले पे डिवाइड करना है। 4/2 करेंगे, क्या आंसर आता है, 2। 8/4 करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2। 16/8 करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2। 32/16 करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2। तो ये एक कॉमन, पहले कॉमन डिफरेंस था ना, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये कॉमन रेशो है। ये क्या है, कॉमन रेशो है। और वो कैसे निकालिए, हर नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर जिस पे डिवाइड किया, तो जो नंबर है हम उसको कहते हैं कॉमन रेशो आर। बताएं जी, सबको ये कॉमन रेशो की समझ आई है। फिर इसकी एग्जांपल करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की समझ आ गई है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सबको समझ आ गई है, बाकी सबको, जी सबको समझ आ गई है। जी ठीक है, सबको आ गई है, जजाकल्लाह। अब जिसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कैसे जी, जरा देखें, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, मैं कहता हूं कि मैं आपको कहता हूँ ये एक प्रोग्रेशन जारी है, आपको पता चल गया देख के ही कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला, आपने कहा एक खास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ही जा रही है। कैसे, आपने कहा मैंने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 बन गया। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 बन गया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 40 बन गया। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 80 बन गया। ये खास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके अगली टर्म आ रही है। इसका मतलब आपने कहा कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालें, तो जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें होता है कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो आप कैसे निकालते हैं, आप जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीवियस टर्म को डिवाइड करते हैं। यानी कि 10 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 20 जिससे भी कर लेंगे, जोन सी 2 सक्सेसिव टर्म्स को आपस में आप नेक्स्ट में से प्रीवियस को आप डिवाइड करेंगे तो आपको कॉमन रेशो ही आएगी। बताएं जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको ना। अब हम एक क्वेश्चन भी देते हैं, जिस तरह मैंने आपको अरिथमेटिक का बताया था कि आप अरिथमेटिक में
कोई भी nth टर्म निकाल सकते हैं। इसी तरह आप ज्योमेट्रिक में भी कोई भी nth टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसा कि आपको इस बात का तो पता चल ही गया कि ये क्या है, ये A1 है, ये क्या है, ये A2 है, ये क्या है, ये A3 है, ये क्या है, ये A4 है, ये क्या है, A5। ये तो आपको पता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि A50 निकालें, तो फिर आप तो फिर पेपर में जरा भी करते रहेंगे। ये निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 80 दूने 160, 160 दूने, फिर करते 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 आप तो वहीं पे ही जनाब बेहोश हो जाएंगे। तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिशियन ने आपके लिए फार्मूला बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जो nth ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी वो क्या होगी? वो होगी A1 मल्टीप्लाई बाय R n-1। ये फार्मूला उन्होंने आपको बता दिया। R क्या है? कॉमन रेशो। an क्या है? जो सी टर्म आप लेना चाहते हैं। A1 पहली टर्म है, n जो की टर्म आप जिस पे डिस्कशन हो रही, इसी पे हम अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी मैं ये तीसरी टर्म लेना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ मैं असल में? A3 निकालना चाहता हूँ। तो A3 तो वैसे में पता ही है, लेकिन हम इस फार्मूले को यूज करके देखते हैं। करें जी। इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? हम कहेंगे A3 इज इक्वल टू A1। A1 क्या है जी? देख के पता चल रहा है, 5 है, मल्टीप्लाई बाय R। R क्या है? अगली टर्म में से पिछली को डिवाइड करें। 10/5 कर सकते, कोई भी सक्सेसिव टर्म। 80/20 कर दे, ये रेशो सेम रहेगी हर जगह। 80/40 किया तो आपको पता चल गया 2। 2 इसकी कॉमन रेशो है, तो आपने क्या दिया 2। ऊपर n-1, तो आपने n यहाँ पे n की जगह 3 लिखा था, तो यहाँ पे वही लिखेंगे n-1। करें जी। A3 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब ये वही आ गया ना, वहां पे क्या अप्लाई होगा? बोर्ड मैच। बोर्ड मैच कहता है कि सबसे पहले जनाब सबसे पहले ब्रैकेट्स करें। करें जी। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वो पावर आ गई। 2 की पावर क्या है? 3-1। 3-1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20। तो A3 क्या आ गया आपके पास? 20। तो बताएं, हमने यहाँ पे A3 वैसे 20 निकाला हुआ था ना, तो इस फार्मूले के जरिए हमने निकाल के दे दिया कि नहीं? बताएं, इस एग्जांपल की आपको समझ आई है? हम इसकी एक दो और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जी आ गई, गुड हो गया। अभी मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है, मैं मीटिंग को टर्मिनेट करता हूँ। तो आपने कहीं नहीं जाना, फौरन से मैं मीटिंग स्टार्ट करते हैं। दोबारा इसकी एक दो एग्जांपल करते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? इसी का A50 करें, कर सकते हैं आप। A50 जनाब कर लें। A50 में क्या होगा आपने पूछा है, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे A1 वैसे ही रहेगा, और 50-1, 50 मतलब 49। अब ये जो कौन सी टर्म है, 2 की पावर 49 आपको लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया? तो ये मैं मीटिंग टर्मिनेट करता हूँ, फिर दोबारा वापस आते हैं। हाँ जी, आगे सॉल्व नहीं होगा। आगे देखें ना, इस तरह का सवाल पेपर में नहीं आता। अब आप खुद देखें ना, लाजमी सी बात है। अब 2 की पावर 49 आप वैसे मैनुअली तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है? तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो ये वाकई वैसे सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह का सवाल पेपर में आता भी नहीं है। जिसने पेपर बनाया होता है ना, उसने पेपर क्वेश्चन जब उसने बनाता है, फिर वो सॉल्व भी करते हैं और कहते हैं ये सॉल्व भी होता है कि नहीं होता। ठीक है ना? इसकी परेशानी ना लें। पेपर में वही क्वेश्चन आता है जो उस टाइम में हो सकता है। ये ये लेम एक्सक्यूजेस हमारे होते हैं कि ऐसे बड़ा सवाल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, हो नहीं रहा था, ये नहीं हो रहा था। ये बातें होती हैं। लेकिन एग्जामिनर ने जब सवाल बनाया होता है, उसको सॉल्व भी किया होता है और उसी टाइम में सॉल्व किया होता है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह हम अपनी उसमें आते हैं। मीटिंग दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आपने कहीं नहीं जाना। वस्सलाम।